वेलकम टू करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें पहला करंट अफेयर्स या महत्वपूर्ण खबर जो है 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य। 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य। वाराणसी समेत यूपी के 3 शहर बनेंगे निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र। नई विदेश व्यापार नीति। इसमें है 765 अरब डॉलर के निर्यात की उम्मीद 2022-23 में। 776 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था 2021-22 में। दुनिया में बजेगा मेक इन इंडिया का डंका, चीन को लगेगा झटका। इसको और विस्तार से देखते हैं। तो इसमें दिया है वैश्विक बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2030 तक निर्यात को 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। नोटिस पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक जो निर्यात का लक्ष्य रखा गया है वह 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रोत्साहन की जगह छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इससे भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। शुक्रवार को यानी 31 मार्च 2023 को घोषित बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति यानी 31 मार्च 2023 को नई विदेश व्यापार नीति घोषित की गई, अर्थात एफटीपी 2023 में लक्ष्य तय किया गया। यही नहीं, नई नीति में यूपी के तीन समेत 4 शहर निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र यानी टीईई बनाए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई नीति की घोषणा करते हुए बताया कि यह 1 अप्रैल यानी शनिवार से लागू हो जाएगी। इसमें न सिर्फ चीन को झटका लगेगा बल्कि दुनिया भर में मेक इन इंडिया का डंका बजेगा। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी ने कहा कि वैश्विक हालात व जरूरत को देखते हुए समय समय पर नीति को अपडेट किया जाएगा। इसमें और दिया है सब्सिडी की निर्भरता खत्म करें। वाणिज्य सचिव सुनील बर्णवाल ने जोर दिया कि भारतीय निर्यातों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, सब्सिडी की निर्भरता खत्म करनी होगी। एफटीपी से इन मोर्चों पर मिलेगी मदद। इसमें प्रोत्साहन से छूट आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ना, दूसरे निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग को बढ़ाना, लेन देन की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। देश में अधिक से अधिक निर्यात हब विकसित होगा। निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे ये शहर। ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो उत्तर प्रदेश के 4 शहर जो है ये निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे। इसमें पहला शहर जो है मुरादाबाद, इसके क्षेत्र हैंडीक्राफ्ट है। दूसरा शहर मिर्जापुर है, यह कालीन और दरी के लिए है। और तीसरा जो शहर है वो वाराणसी हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के लिए है। और चौथा शहर जो है फरीदाबाद, ये परिधान के लिए। ये शहर पहले से मौजूद 39 टीईटी से अलग हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है छोटी बचत पर ब्याज 0.7% तक बढ़ा। तोहफा किसान विकास पत्र अब 120 की बजाय 115 रुपये में होगा परिपक्व। सॉरी इसको पुनः देखते हैं। तोहफा किसान विकास पत्र अब 120 की बजाय 115 महीने में होगा परिपक्व। इसमें दिया है वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाकर लोगों को तोहफा दिया है। इन योजनाओं पर अब 0.7% तक अधिक ब्याज मिलेगा। यह दर अप्रैल से जून तिमाही तक लागू रहेगी। साथ ही किसान विकास पत्र अब 120 दिनों की बजाय 120 महीनों की बजाय अब 115 महीने में परिपक्व होगा। इसके बाद 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8 की जगह 6.2% ब्याज मिलेगा। और इसमें जानकारी देखें तो आज से कई बड़े बदलाव आप पर सीधा असर। इसमें है नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2023 यानी शनिवार से आयकर समेत कई जरूरी बदलाव हो रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पहला है नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्ति की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है तो उसे कोई कर नहीं देना होगा। अगर आप रिटर्न भरते समय विकल्प नहीं चुनते हैं तो आप खुद नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे। सख्त उत्सर्जन नियम लागू होने की वजह से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी वाहन कंपनियां अपनी विभिन्न मॉडलों की कीमतें बढ़ाएंगी। विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को स्रोत पर संग्रह यानी टीसीएस के दायरे में लाया जाएगा। सोने के आभूषणों के लिए 6 अंकों वाली हॉलमार्क विशिष्ट पहचान व्यवस्था लागू होने से एक दिन पहले ज्वेलर्स को 3 महीने की राहत मिल रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर यूपी स्पेशल से ये है। आर के विश्वकर्मा यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष 1988 वर्ष के आईपीएस अधिकारी आर के विश्वकर्मा को सरकार ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं शिक्षा जगत से संबंधित है। इसमें है टॉपर छात्राओं को बिना प्रवेश परीक्षा के मिलेगा आईआईटी रुड़की में दाखिला। टॉप 50 संस्थानों के टॉपरों को पीजी पीएचडी में मिलेगा प्रवेश। इसको देखते हैं। यह एक बेहतरीन पहल है। इसके अंतर्गत है आईआईटी रुड़की एनआईआरएफ में शामिल टॉप 50 विश्वविद्यालयों तकनीकी संस्थानों के टॉपर छात्राओं को बिना प्रवेश परीक्षा ही स्नातक और पीएचडी में दाखिला देगा। इसके लिए गोल्डन गर्ल्स स्कीम लॉन्च की गई है। योजना ने 17 जुलाई से लागू होगी। छात्राओं को नियमानुसार फेलोशिप भी मिलेगी। आईआईटी रुड़की में लड़कियों को शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई। आईआईटी निदेशक प्रोफेसर के पंत एवं डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर अपूर्वा कुमार शर्मा ने बताया कि नए सत्र में गोल्डन गर्ल्स स्कीम लागू की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ रैंकिंग में शामिल देश के टॉप 50 विश्वविद्यालयों तकनीकी संस्थानों की यूजी कोर्सेज की टॉपर छात्राओं को मौका मिलेगा। एनआईआरएफ रैंकिंग की शुरुआत 2015 में हुई थी। नोटिस पॉइंट है एनआरआईएफ रैंकिंग की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर शामिल हैं। इन कोर्सों में मिलेगा दाखिला। छात्राओं को एमटेक, एमबीए, एमएनसी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में पीएचडी में प्रवेश का सीधा मौका मिलेगा। इन छात्राओं को गेट, जेआरएफ आदि टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे करें आवेदन। छात्राएं संस्थान की वेबसाइट पर जारी होने वाले लिंक पर आवेदन करेंगी। इसके बाद इंटरव्यू और फिर प्रवेश होगा। छात्राओं के लिए सीटों की संख्या की बाध्यता भी रखी गई है।
अगली महत्वपूर्ण खबर नारी शक्ति से ही संबंधित है। तो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली दी एलिफेंट विस्पर की निर्माता। इसमें दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार 31 मार्च 2023 को ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री दी एलिफेंट विस्पर की निर्माताओं कार्तिकी गुंजाविल्स और गुरनीत मोंगा से मुलाकात की। दोनों ही महिलाएं हैं, यानी निर्माता और निर्देशक दोनों ही महिलाएं हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो एलिफेंट विस्पर की, जिनको इस साल ऑस्कर अवार्ड या एकेडमिक अवार्ड 95 में इनको अवार्ड दिया गया है, यानी 95वां जो एकेडमिक अवार्ड था या इस साल 2023 का ऑस्कर अवार्ड था, इसमें द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो मुलाकात की तस्वीरें राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से साझा की गई। राष्ट्रपति ने ऑस्कर अवार्ड जीतने पर उन्हें बधाई दी और प्रकृति के साथ सद्भाव संरक्षण की भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करने की उनकी प्रशंसा की। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें, चालू खाते का घाटा कम होकर जीडीपी का 2.2%। इसमें जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर $2.1 अरब। इसको कुछ जानकारी देखते हैं। तो इसमें देश का चालू घाटा 2022 से अक्टूबर दिसंबर यानी तीसरी तिमाही में घटकर $18.2 अरब यानी जीडीपी का 2.2% रह गया। व्यापार घाटे में कमी से चालू खाता घाटे यानी कैड में गिरावट आई। यह वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर देश की स्थिति को बताता है। आरबीआई ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू खाता घाटा 2022-23 की दूसरी तिमाही में $30.9 अरब या जीडीपी का 3.7% रहा था। केंद्रीय बैंक ने कहा 2022-23 की दूसरी तिमाही व्यापार घाटा $78.3 अरब से घटकर $72.7 अरब पर आ गया। मजबूत सेवाओं निजी हस्तांतरण प्राप्तियों से भी समर्थन मिला। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर $2.1 अरब। इसमें देखें दिसंबर तिमाही में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर $2.1 अरब रह गया। एक साल पहले ही समान अवधि में $4.6 अरब था। वित्त वर्ष 2022 दिसंबर तिमाही में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश $4.6 अरब रहा। इसमें पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में $5.8 अरब की शुद्ध निकासी हुई। प्राथमिक आय खाते से शुद्ध खर्च सालाना आधार पर बढ़कर $12.7 अरब हो गया। इसमें नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा पूरे साल के 82.8% पर। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 82.8% तक हो गया। लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में अप्रैल फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 14.53 लाख करोड़ रुपए का रहा। 2021-22 की समान अवधि में पूरे साल के संशोधित अनुमान यानी आरई का 82.7% था। सरकार को 2022-23 में घाटा 17.55 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में शुद्ध कर संग्रह 17,32,193 करोड़ यानी 83% रहा। 8 बुनियादी उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि दर 3 माह में सबसे कम। इसको देखते हैं। इसमें है देश के 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन फरवरी 2023 में 6% बढ़ गया। हालांकि इसकी वृद्धि दर 3 महीने में सबसे कम है। पिछले साल के समान महीने में 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि दर 5.9% रही। शुक्रवार यानी 21 मार्च 2023 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट रही। 8 बुनियादी उद्योगों में उत्पादन में इस साल जनवरी में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले 4 महीने का उच्चतम स्तर था। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2023 में कच्चे तेल का उत्पादन 4.9% है। इसके अलावा कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर 2022-23 के अप्रैल फरवरी के दौरान 7.8% रही। 2021-22 के समान अवधि में इन उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि दर 11.1% रही थी। इन बुनियादी उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में 40.27। नोटेड पॉइंट यह है कि इन बुनियादी उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में 40.27% हिस्सेदारी है। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन बढ़ने की वजह से उम्मीद है कि आईआईपी के आंकड़े भी बेहतर रहने का अनुमान है। यानी जो इसमें प्रमुख कोर उद्योग क्षेत्र हैं या 8 बुनियादी उद्योग हैं, उसमें पहला कोयला, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा रिफाइनरी उत्पाद और 5वां उर्वरक, 6वां इस्पात, 7वां सीमेंट और 8वां विद्युत है। तो ये जो आपके हैं 8 बुनियादी उद्योग हैं या कोर उद्योग हैं। इसको यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और बिजली क्षेत्र है। ये 7 जो है बुनियादी उद्योग हैं या प्रमुख कोर उद्योग क्षेत्र हैं। और इसमें है 5.9% रही थी बुनियादी उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि दर फरवरी 2022 में। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है एफटीपी रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने पर जोर। कुरियर सेवाओं के जरिए निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख प्रति खेप से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए। इसको देखते हैं। तो इसमें है आवेदनों का होगा डिजिटलीकरण। नई नीति से विदेश व्यापार नीति संबंधित आवेदनों का डिजिटलीकरण होगा, यानी एफटीपी आवेदनों को स्वचालन प्रणाली के जरिए मंजूरी मिलेगी। और इसमें $300 अरब तक पहुंच सकता है ई कॉमर्स निर्यात। 2030 तक हर जिले में बढ़ेगी निर्यात गतिविधियां। और इसको देखते हैं। तो इसमें है नई विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य SCOMET यानी विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी नीति के तहत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात को व्यवस्थित करना। इसमें निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल के जरिए राज्यों और जिलों के साथ गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत हर जिले में उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना, संस्थागत प्रणाली एवं जिला निर्यात कार्य योजना बनाना आदि शामिल है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। तो इसमें है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत यानी वित्त वर्ष 2022 में भारत से कपास का सर्वाधिक निर्यात बांग्लादेश में हुआ। यानी भारत में जो कपास का निर्यात किया गया, भारत द्वारा जो कपास का निर्यात किया गया, उसमें सर्वाधिक बांग्लादेश से, यानी भारत का जो पड़ोसी देश है, सबसे लंबी सीमा वाला जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको भारत ने सर्वाधिक कपास का निर्यात किया।
जो है 62% किया। इसके बाद चाइना नंबर 2 पर है, इसको 17% निर्यात किया। नंबर 3 पर वियतनाम है, इसको 11% निर्यात किया। और नंबर 4 पर इंडोनेशिया, इसको 5%। और अन्य को भी 5% निर्यात किया। भारत यानी वित्त वर्ष 2022 में भारत से कपास का सर्वाधिक निर्यात बांग्लादेश में हुआ। यानी इन 5 देशों को जो है भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय स्रोत यह है, वाणिज्य मंत्रालय का है और नोट आंकड़े मूल्य प्रतिशत के रूप में है। कपास के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष 2,61,72,678 टन कपास का उत्पादन होता है। भारत प्रतिवर्ष 6,18,800 भारत प्रतिवर्ष जो है 61,88,000 टन जो कपास का उत्पादन करता है। उत्पादन मात्रा के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है भारत है। चीन जो है दूसरे स्थान, चीन जो उत्पादन करता है वह 61,78,318 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया 987 के साथ 68वें स्थान पर है। यानी जो कपास का उत्पादन होता है विश्व में सर्वाधिक भारत करता है। कपास के बारे में कुछ और देखें तो कपास एक नकदी फसल है, यह खरीफ फसल है। ये भी नोटेड पॉइंट है। इसका मूल स्थान भारत में ही है। मालवेसी कुल का यह सदस्य। संसार में इसकी 2 किस्में पाई जाती हैं। प्रथम को देसी कपास यानी गासीपियास अर्बोयाम एवं गाहरबेयम के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे को अमेरिकन कपास गाहिरटुसटम एवं बर्बेडेंस के नाम से जाना जाता है। इससे रुई तैयार की जाती है जिसे सफेद सोना कहते हैं। कपास को सफेद सोना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष जैसे होते हैं। इसकी लंबाई 2 से 7 फीट होती है। पुष्प सफेद अथवा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास के फल बाल्स कहलाते हैं जो चिकने व हरे रंग के होते हैं। इनके ऊपर ब्रैक्टियोल्स कांटों जैसी रचना होती है। फल के अंदर बीज व कपास होता है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी, नोटेड पॉइंट है कि कपास की फसल के उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कपास मुख्य रूप से सेलुलोज होता है और सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन जो होता है वो गुजरात राज्य में होता है और इसके लिए जो है काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसको और विस्तार से देखते हैं तो यहाँ है गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसलों और नकदी फसलों में एक है। यह लेख भारत के शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों में प्रकाश डालेगा। तो इसमें देखते हैं भारत में कपास का उत्पादन, भारत के शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों की सूची देखें तो इसमें जो है पहले पर गुजरात है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, पंजाब, फिर इसके बाद उड़ीसा है। 10वें नंबर पर उड़ीसा है। इसमें जानकारी देखें तो भारत में कपास उत्पादन 3 सबसे महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलों में से एक है। भारत की 3 महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलें जैसे आपका रबर, जूट और कपास हैं। दुनिया के सभी देशों में भारत में कपास खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है और भारत में कपास खेती की तरफ दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 37% हिस्सा है। इसके बाद भारत में कपास की खेती 10.5 मिलियन हेक्टेयर से 12.20 मिलियन हेक्टेयर के बीच में है। दक्कन के पठार की काली कपासी मिट्टी के सूखे भागों में कपास अच्छी तरह से उगाई जाती है। कपास को बहुत हल्की सिंचाई या वर्षा की आवश्यकता है। कपास उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कपास को परिपक्व होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। कपास खरीफ की फसल है। विश्व की 20% कपास की खपत भारत में होती है। भारत दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जबकि उत्पादक वर्तमान में चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन गया है। उपभोक्ता दुनिया का सबसे बड़ा है भारत। चीन कपास का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कपास की दुनिया भर में खपत 26.51 मीट्रिक टन है और अकेले भारत में 5.40 मीट्रिक टन कपास की खपत होती है। भारत में कपास के आर्थिक महत्व को देखें तो भारत में लगभग 40 मिलियन से 50 मिलियन लोग कपास प्रसंस्करण और व्यापार में कार्यरत हैं। कपास भारत की कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में कॉटन फाइबर बुनियादी कच्चा माल है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो 27,000 करोड़ के मिसाइल पोत व हथियार खरीदे जाएंगे। रक्षा सौदों से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती। इसमें देखते हैं तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देते हुए रक्षा मंत्रालय ने करीब 27,000 करोड़ रुपए से हथियारों, समुद्री पोतों, मिसाइल प्रणालियों, अन्य उपकरणों की खरीद का सौदा किया है। सभी सौदे भारतीय कंपनियों के साथ किए गए। सबसे अधिक 19,600 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के 11 गश्ती पोतों और 6 मिसाइल युक्त पोतों की खरीद के साथ किया गया है। वहीं थल सेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ 6,000 करोड़ रुपए के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट की खरीद का सौदा किया। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को 13 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए 1,700 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। इसके बाद इसमें और कुछ जानकारी देखें तो इसमें यह है चीन सीमा पर क्षमता बढ़ाएगा। आकाश मिसाइल प्रणाली को चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। इससे सेना की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान आकाश मिसाइल के मुकाबले इस उन्नत मिसाइल प्रणाली में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF सीकर का इस्तेमाल किया गया है जो इसे ज़्यादा सटीक बनाता है। 9,781 करोड़ में गश्ती पोतों का सौदा। 11 गश्ती पोतों के निर्माण का ठेका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL और गार्डन बीच शिप बिल्डिंग्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC कोलकाता को दिया गया है। यह सौदा 9,781 करोड़ में हुआ है। 7 का निर्माण GSL जबकि 4 का GRAC को करना है और यह पूरी तरह स्वदेशी पोत होंगे। आगे इसमें देखें तो वनस्पति तेलों की खपत। इसमें बीते वर्षों देश में वनस्पति तेलों की खपत में वृद्धि हुई। इसमें नारियल, जैतून, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। यानी वनस्पति तेलों में जो शामिल है उसमें नारियल है, जैतून है, मूंगफली और सोयाबीन है। इसमें खपत क्रम से देखें, यह स्रोत जो है आंकड़े करोड़ मीट्रिक टन में दिए गए हैं। तो 2017-18 में जो था 2.16 करोड़ मीट्रिक टन था। 2019 में 2.22 करोड़ मीट्रिक टन था और 2020 में 2.21
करोड़ मीट्रिक टन था और 2021 में 2.25 करोड़ मीट्रिक टन था और 2022 में लेटेस्ट इसका जो डाटा है वो 2.27 करोड़ मीट्रिक टन जो है वह वनस्पति तेलों की खपत हुई थी भारत में। अभी हमने ऊपर देखा कि द एलिफेंट विस्पर्स की जो निर्माता निर्देशक हैं वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिल रहे हैं और इसमें कल उन्होंने पीएम मोदी यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द एलिफेंट विस्पर्स की निर्माता निर्देशक से मिले। इसको देखते हैं, प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार यानी 30 मार्च 2023 को आस्कर विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स की निर्माता इसकी हैं गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसावेल्स से मुलाकात की। पीएम ने ट्वीट कर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, द एलिफेंट विस्पर्स की सिनेमाई प्रतिभा और सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और इसकी खूब तारीफ है। आज इससे जुड़ी शानदार टीम से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपने घर गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसावेल से मुलाकात की। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो भारत अंडर 70 एशिया कप में जापान ग्रुप में। इसमें देखते हैं भारत को AFC अंडर 17 एशिया कप के लिए ग्रुप डी में मजबूत जापान, वियतनाम, उज्बेकिस्तान के साथ जगह मिली। यह टूर्नामेंट इस वर्ष 15 जून से 2 जुलाई तक थाईलैंड में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टूर्नामेंट जो है 15 जून से 2 जुलाई तक थाईलैंड में होगा, यानी जो अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का यह है। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए 4 ग्रुपों की शीर्ष 2 टीमें नॉकआउट दौर में प्रवेश करेंगे। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल पहुंचने वाली चारों टीमों को इसी वर्ष पेरू, नोटेड पॉइंट, पेरू में होने वाले अंडर 70 फीफा विश्व कप का टिकट मिलेगा। टीम के कोच विवियानो फर्नांडिज ड्रा से खुश हैं। उनका कहना है कि सभी फुटबॉलर सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ खेलना चाहते हैं। फिर जापान एशिया की श्रेष्ठ टीम है। इस आयु वर्ग में हमारी पहले की टीम उज्बेकिस्तान और वियतनाम के खिलाफ खेल चुकी है। उनके खिलाफ हमारे अच्छे परिणाम रहे। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक। हमारा लक्ष्य पहली बार अंडर 17 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना है। अब आईपीएल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो आईपीएल के 16वें सीजन यानी लेटेस्ट सीजन जो है 2023 का 16वें सीजन की शुरुआत 31 मार्च 2023 को की गई और उद्घाटन जो है इसका जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में चेन्नई सुपर किंग्स और पूर्व विजेता है 2022 की विजेता गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया, जिसमें विजेता गुजरात रहे। तो इसको देखते हैं संक्षिप्त रूप में कि आईपीएल का क्या संक्षिप्त इतिहास है इसके बारे में। तो आईपीएल का इतिहास देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की अभी तक कुल 15 सीजन खेले जा चुके हैं, जबकि 16वां सीजन 2023 में खेला जा रहा है। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस है, जिसने अभी तक कुल 5 खिताब अपने नाम किए हैं। आईपीएल की दूसरी सबसे सफल फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, जिन्हें 4 बार खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम दर्ज है। विराट कोहली ने 15 सीजन में कुल 6411 रन बनाए हैं। वहीं आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट ड्रेवन ब्रेवो लिए हैं। ब्रेवो खाते 15 सीजन तक 181 विकेट दर्ज हैं। और इसमें देखें तो पर्पल कैप हासिल करने में भुवी का रिकॉर्ड। सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप प्रदान की जाती है। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्होंने 2 लगातार सीजन में पर्पल कैप जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए भुवनेश्वर कुमार ने साल 2016 सीजन में खेले गए 17 मैच में 23 विकेट चटकाए। वहीं साल 2017 में 14 मैचों में 26 विकेट चटक पर्पल कैप हासिल की। केएल राहुल के नाम सबसे तेज अर्धशतक। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है। केएल राहुल ने आईपीएल 2018 में किंग्स 11 पंजाब के खेलते हुए दिल्ली डेविलियर्स के खिलाफ महज 14 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया था। राहुल ने 16 गेंदों पर 51 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 364.29 का था। ब्रेड हाग है इस लीग के सबसे सीनियर प्लेयर, यानी यह लीग युवा खिलाड़ियों से लेकर अनुभवी खिलाड़ियों का एक संगम है। इस लीग में अलग अलग आयु वर्ग के क्रिकेटर्स खेलते नजर आते हैं। बता दें कि अब तक खेले गए सबसे उम्रदार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज ब्रेड हाग हैं। उन्होंने केकेआर की ओर से 45 साल की उम्र में खेला था। और इसमें प्रयास रे बर्मन है सबसे युवा खिलाड़ी। प्रयास रे बर्मन 16 साल और 157 दिन की उम्र में खेलने वाले इस लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेला था। तक की विजेता के बारे में देखें तो इसमें मुंबई इंडियंस टीम जो है 5 बार विजेता रही और 1 बार उपविजेता रही है। विजेता यह जो है 2013, 15, 17, 19 और 20 में रही है। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स जो है 4 बार विजेता रही है, 5 बार उपविजेता रही है और विजेता 10, 11, 18 और 21 में रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 2 बार विजेता रही, 1 बार विजेता 2012 और 14 में रही है। सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार विजेता और 1 बार उपविजेता रही, विजेता 2016 में इसने रही है। डेक्कन चार्जर्स 1 बार विजेता रही है, उपविजेता किसी बार नहीं रही, अर्थात यह 2009 में विजेता रहा है। तो इस तरह से सभी टीमों का रहा। कुछ टीमें इसमें से अब नहीं रही हैं, अर्थात उनका नाम जो चेंज हो गया है या तो नहीं रही हैं। इसके बारे में और देखें तो देश यह भारत है। प्रशासक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई है। मुख्यालय इसका क्रिकेट केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रारूप T20 का प्रथम संस्करण 2008 में खेला गया था और ताज़ा संस्करण जो है 2023 का खेला जा रहा है, यानी 16वां संस्करण है। 15वां संस्करण जो था ताज़ा संस्करण जो 2022 में खेला गया और जो नेक्स्ट है यानी इस साल जो 2023 में खेला जा रहा है 16वां संस्करण है। टूर्नामेंट का प्रारूप जो है ग्रुप सिस्टम में प्ले ऑफ के साथ राउंड रॉबिन होता है। टीमों की संख्या वर्तमान में 10 है। वर्तमान चैंपियन जो है गुजरात टाइटंस, पहला खिताब इसका है। सबसे सफल खिताब जो है मुंबई इंडियंस 5 खिताब जीता। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाया 6624 रन। सबसे ज्यादा विकेट ड्रेवन ब्रेवो ने 183 विकेट लिया है। पिछले कुछ सालों के यदि विजेता देखें तो 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस रही है और इसने 7 विकेट से जीता है। राजस्थान रॉयल्स इसमें उपविजेता रही था, राजस्थान रॉयल को हराया है। और स्टेडियम जो थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया मैच फाइनल था। इसमें 10 टीमें थी और जो इसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुने गए जोस बटलर ये आर के थे या राजस्थान रॉयल्स के थे। इसके बाद 2021 की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है। 2020 में मुंबई इंडियंस ने जीता था। 2019 में भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता था। तो इस तरह से कुछ सालों के यानी 2019 से 2022 तक के विजेता का विवरण इसमें दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।